जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीर हसन अलवी here and you watching अलविला एसोसिएट। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 मिनट का दर्स है, तो वो सुनना है और देन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दर्स मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहना नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़े रखा करो, हज पे जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ वैसे वो भी करना चाहिए, नमाज 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, रोज़े आ रहे हैं, रोज़े रखने चाहिए और माल जमा किया है तो ज़कात भी देनी है रमज़ान में। हाँ एनी हाउ वो सब अपार्ट फ्रॉम दिस है, हम स्टडी के रिलेटेड दर्स है कि 2 सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़त्म हो गए हैं, जिसमें पहला हमने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, इन डिटेल सारी चीज़ें डिस्कस की, ख़त्म हो गया। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज कहाँ पे खड़े हैं वो खुद को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। काफ़ी लेंथी था क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक अमेरिकन था एक ब्रिटिश था। पहले हमने ब्रिटिश को इन डिटेल पढ़ा, 12 क्वेश्चन डिस्कस किए। हालांकि कोई भी ब्रिटिश या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाता, 5 से 7 क्वेश्चंस करवाते हैं और कहते हैं ठीक है यही कर लें। लेकिन हमने ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करनी है, हमें हर कंसेप्ट पता होना चाहिए, हमें हर चीज़ का जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए। तो पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल पढ़ा, सारी की सारी आउटलाइन उसकी हमने जो है वो स्टडी की। लेटर ऑन हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, सारी की सारी आउटलाइन उसकी भी हमने कवर कर ली। तो ये हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह थोरोली कंप्लीट हो गए हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि हमने नहीं किए थे, जो कि इंशाल्लाह करवा दिए जाएंगे जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करना है जिसमें ह्यूमन राइट्स लॉ है। लेकिन जिन्होंने अभी तक पहले 2 सब्जेक्ट्स जो है वो तैयार नहीं किए, वो एक बात माइंड में रख लें कि एग्ज़ाम्स अब ऐसे आने हैं कि जैसे रात को आप सोए थे और सुबह उठे हैं तो पेपर है। एग्ज़ाम्स अब ऐसे आने हैं। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री की डेट शीट आज आ गई है और उसमें 5th ऑफ मार्च से सप्लीमेंट्री के पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट टाइम सप्ली के एग्ज़ाम्स हुए थे अप्रैल के अंदर, इसलिए उनका रिजल्ट जो है वो जून जुलाई में आया था, इसलिए आपके पेपर जो है वो अगस्त के लास्ट वीक में हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है आपकी जो डेट शीट है सप्ली की वो आ गई है, जिसमें 5th ऑफ मार्च से पहला पेपर है सप्ली का, तो 25 तक ये 25 तक ये चलने हैं। जैसे ही सप्ली के पेपर ख़त्म होने हैं उसके बाद दौड़ने लग जानी है। ये जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन की वो फ़ी वगैरह उन्होंने आपको सेंड की हुई है, उसकी कोई सेकंड डेट आ जाएगी। ठीक है, अप्रैल के अंदर अंदर उन्होंने आपके एडमिशन्स वगैरह जो है ना सारे कंक्लूड कर लेने हैं। देन हार्डली मार्च में अगर एग्ज़ाम्स सप्ली के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो अप्रैल मई के अंदर या जून में मैक्सिमम सप्ली का रिज़ल्ट आ जाना है। तो अगर मई में आता है तो जुलाई में 100% एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा उन्होंने जुलाई में पेपर करवा देना है। तो अगर जो है वो आ गया मई के अंदर तो फिर तो कह लें कि जून का एंड और जुलाई का स्टार्ट। तो अभी जो है वो फेब एंड होने लगा है, पीछे टाइम कोई नहीं है। तो अगर तो आपने पहले 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तो थोड़ी सी अगर दिलो दिमाग में कहीं किसी कोने में अगर थोड़ी सी कोई शर्म है तो वो कर लें और वो शर्म की गोली खा लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स गुजर गए हैं। अब आगे ऐसे जाना है जैसे गोली जाती है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स लॉ है, इसके भी टोटल 15 क्वेश्चन तक तकरीबन बनने हैं और 15 क्वेश्चंस करने के लिए हमें मैक्सिमम 20 डेज चाहिए होते हैं, क्योंकि ईच डे एक क्वेश्चन करते हैं हम, बीच में 1-2 छुट्टियां आती हैं हर वीक में। तो मतलब फेब का लास्ट चल रहा है, तो आगे मार्च मार्च के पहले 10 दिन के अंदर अंदर आपका इंशाल्लाह ये ह्यूमन राइट्स भी ख़त्म हो जाना है और बाकी जो मार्च के 20 डेज है उनके अंदर आपका इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या एडीआर दोनों में से वो एक हो जाना है। तो अप्रैल के एंड तक जो है हमने सिलेबस जो है वो ख़त्म कर देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लेटर ऑन अगर यही सिचुएशन चलती रही कि जैसे पहले 2 सब्जेक्ट्स नहीं किए उसी तरह जो है वो बाकी भी नहीं कर रहे, तो फिर ज़रा मसला हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी जो है वो बैठे हुए हैं कि ठीक है कर लेंगे, एक्सक्यूज़ करने में है ना तो एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप में ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो डेली बेसिस पे इधर से काम जाता है, मतलब इधर से लेक्चर ख़त्म हुआ, रात को रिकॉर्डेड लेक्चर साथ ही मैं जो है वो ड्राइव का लिंक भेज देता हूँ और उधर से वो अपने हाथ से लिख के और
वेल सेटल्ड क्वेश्चन बना के मुझे सेंड करते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपको ग्रुप्स के अंदर भी वो क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर रहा होता हूँ। मकसद एक ही होता है, ताकि थोड़ी थोड़ी सी आपको शर्म आ रहा है कि ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे यही है कि काइंडली अभी भी टाइम है, अभी भी आप जो है वो अवेल कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर दें अगर अब तक नहीं किया तो। लेकिन जिन्होंने अब तक वो साथ साथ पढ़ा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे कि सारे ही उन्होंने किए हैं, 2 सब्जेक्ट्स आगे जो 3-4 रह गए हैं वो भी आसानी के साथ वो कर लेंगे, तो वो डेली बेसिस काम करते हैं। तो जो डेली बेसिस नहीं करते हैं कि सर नहीं पीडीएफ भेज दें, ये कर दें, वो कर, पीडीएफ आपने सारा साल रखने होते हैं संभाल के अपनी पेटी के अंदर, ठीक है, अलमारी के अंदर। जिस दिन पेपर की रात होती है उस दिन आप पीडीएफ खोलते हैं, तो पीडीएफ का मतलब ये तो नहीं है कि पीडीएफ आ गया तो आपको ये फंसा हो गया, करना तो फिर भी याद है। तो ये ड्राइव बेस्ट ऑप्शन इसलिए थी कि आप खुद से पढ़ें, खुद से अपने हाथ से लिखने की आदत आप में डेवलप हो, और वो बहुत सारे बच्चों ने डेवलप की भी है। जो एक्सक्यूज कर रहे हैं वो करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे भी करते रहेंगे और बनना कुछ भी नहीं है। तो जब आपने कुछ करना होता है ना, तो फिर एक्सक्यूज नहीं होता, फिर बस करना होता है। तो रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं किया वो काइंडली स्टार्ट कर दें। 2 सब्जेक्ट्स गुजर गए हैं, बाकी भी ऐसे ही गुजर जाने हैं। तो डेली बेसिस पे काम जो है वो चेक करवाया करें, और डेली बेसिस पे जो है ना जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वो क्लियर करवाई जाएँ आपको। अच्छा जी, ये है सर थोड़े कम करवा दें, 12-12 क्वेश्चन, 15-15 ना करवाएं। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि डिग्री होल्डर, और एक होता है नॉलेज होल्डर। आप मैं हमेशा फर्स्ट डे से मेरा यही एम है कि हमने पढ़ना भी है और जो है वो डिग्री भी लेनी है। तो हम वो वाले लॉयर बनेंगे कि जो डिग्री होल्डर तो होंगे ही होंगे, साथ नॉलेज होल्डर भी होंगे। ये बड़ा आसान है कि आपको हर सब्जेक्ट के 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए जाए और कहा जाए जाओ ये पेपर दे दो, ठीक है, होता है वो भी, और एट द एंड हम भी करते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि सारा सिलेबस कवर करना है, हर चीज़ देखनी है। जो यूनिवर्सिटी ने दे दिया कि यार ये पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है। हम क्यों कोई टॉपिक छोड़ें, हर टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हर टॉपिक का कंसेप्ट हमने लेना है, हर टॉपिक को इन डिटेल हमने देखना है, ताकि कल कला यार आप मेरी जगह पे तो बैठ सकते हैं इंशाल्लाह। तो जब यहाँ पे बैठे होंगे तो कुछ आता होगा तो बैठे होंगे। जब क्लास में होते हैं तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन कर देते हैं, यू हैव टू आंसर, कहाँ से आंसर करेंगे कि नहीं हमने ये ऑप्शन पे छोड़ दिया था, हमने ये चॉइस पे छोड़ दिया था। नहीं, छोड़ने वाला कुछ नहीं होता, हमने सब कुछ करना है। अगर किसी आउटलाइन के 15 क्वेश्चन है तो हमने 15 करने हैं, अगर 26 टॉपिक्स हैं तो हमने 26 करने हैं, ठीक है। आगे जब टाइम आएगा उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते होंगे वो हम इंशाल्लाह तब देख लेंगे, लेकिन शुरू में हमने सारे ही करना है, ठीक है। मैं पहले भी आउटलाइन सारी कवर करवा रहा हूँ, अब भी आउटलाइन सारी ही कवर करवाऊंगा, ठीक है। जो अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सारा टू द पॉइंट आउटलाइन हमने कवर की है। जो इस्लामिक जो स्टूडेंट्स पढ़ा है वो भी सारा सारा हम आउटलाइन के साथ चले, साथ में मेंशन करता होता हूँ कि ये आउटलाइन के इस टॉपिक में है, तो हर चीज़ इन डिटेल, ठीक है, कोई छूट नहीं। तो हम क्योंकि एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हमने तो हर चीज़ देखनी है। नहीं हो ये 8 मिनट का दर्स हो गया है, कोशिश थी मेरी 2-3 मिनट में हो जाए लेकिन नहीं हो सका, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट करना है विद द नेम ऑफ अल्लाह। ह्यूमन राइट्स लॉ मैंने चूज़ किया है। इसके आज जो है वो पहले आउटलाइन देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ह्यूमन राइट्स की आउटलाइन के अंदर टोटल आपके पास 6 टॉपिक्स हैं, और 6 टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअली होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखनी है आपने, नोशंस ऑफ राइट्स, कंसेप्चुअल फाउंडेशन, अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन राइट्स, ठीक है। देन इसमें कुछ यूनिवर्सल चार्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास यूडीएचआर है यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देन आईसीसीपीआर है यानी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, देन आपके पास आईसीईएससीआर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास चार्टर्स हैं, ये पढ़ने हमने। फिर है द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को मेक श्योर करने में जो आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल है। देन हमने इसमें वुमेन्स राइट्स के बारे में पढ़ना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिजीम में औरतों के पास कौन कौन से राइट्स हैं। और फिर हमने एक कवेनेंट पढ़नी है ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन राइट्स, ठीक है।
तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो वो कन्वेंशन आएंगे। देन माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम के अंदर आप माइनॉरिटीज़ के राइट्स को किस तरह से देखते हैं। और देन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो आपने पढ़ने हैं आर्टिकल 8 टू 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973। और अगर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई ब्रीच होती है या आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या रेमेडी है, तो वो रेमेडी आपने पढ़नी है। दो आर्टिकल उसको डील करते हैं, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है, और आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। तो ये सारी की सारी आपकी आउटलाइन है ह्यूमन राइट्स लॉ की, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। देन लास्ट पे सॉरी अब जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कैसे हमने लेके चलना है। तो सबसे पहले राइट अ डिटेल नोट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स व्हाइल डिस्कसिंग डेफिनेशंस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशंस के बारे में, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ह्यूमन राइट्स की, ये सारा देखेंगे। ये आपके टॉपिक नंबर 1 के पहले टॉपिक में से जो है वो लिया गया क्वेश्चन। देन जो पहला टॉपिक है आउटलाइन का, उसके अंदर 5 टोटल टॉपिक हैं, तो वो पांचों में हमने क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं, तो वो 1 के नाम से चलेंगे, 1A 1B 1C 1D। तो सेकंड जो है वो राइट डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ नोशंस ऑफ राइट्स, नोशन ऑफ राइट्स से क्या मुराद है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन 1B में आएगा कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कंसेप्चुअल फाउंडेशन में हम इसकी लीगल फाउंडेशन भी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ेंगे एटसेट्रा। तो ये भी आपकी टॉपिक की आउटलाइन नंबर 1 से है, यानी आउटलाइन के टॉपिक नंबर 1 से है। देन 1C है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। और 1D जो है वो राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ, यानी ह्यूमन राइट्स लॉ के हवाले से जो इस्लामिक अप्रोच है उसको स्टडी करना है, सोशलिस्ट अप्रोच है उसको स्टडी करना है, यूरोपियन अप्रोच है उसको स्टडी करना है। ये सारे का सारा टॉपिक नंबर 1 आपका 5 क्वेश्चन में क्लियर होगा। देन है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है इन द ईयर ऑफ 1945। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद वो डिफरेंट हिस्टोरिकल चार्टर्स जो है वो बनाते हैं वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जिसमें आपके पास सबसे पहले UDHR आता है। 1948 में ये जो है डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देन एक डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको आप ICCPR के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और 2B है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट पे इन तीनों की जो है वो एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन और रेमेडीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि UDHR, ICCPR, ICESCR इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इनके अगेंस्ट रेमेडीज कैसे अवेल करेंगे आप, ये सारा का सारा 2C में पढ़ेंगे। ये आपके 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ह्यूमन राइट्स लॉ के। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करवाने में आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, वो हम स्टडी करेंगे इसमें। ये आपकी टॉपिक नंबर 3 से लिया गया है, इसमें से टॉपिक नंबर 3 जो है उसमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम में जो आपके वुमेन्स राइट्स हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और 4A में हम एक चार्टर पढ़ेंगे जो कि डील करता है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वुमेन राइट्स अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक नंबर 3 है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनना है, और जो 5 है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें पहले टॉपिक में से 5 क्वेश्चन बनने हैं, दूसरे टॉपिक में से 4 क्वेश्चन बनने हैं, और फोर्थ टॉपिक में से 2 क्वेश्चन बने हैं, और आगे 6 क्वेश्चन में से भी 3 टॉपिक बनेंगे, सॉरी 6 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेरी सिंपल है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स को किस तरह से आप देखते हैं, माइनॉरिटीज के उसमें क्या राइट्स हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये टॉपिक नंबर 5 से लिया गया। तो आपका टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 5
ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देन क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम। तो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के अंदर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड किए गए हैं, क्या सिनेरियो है, वो सारा आप देख लेंगे, ठीक है। और देन रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या रेमेडीज हैं। तो 199 जो है आपको हाई कोर्ट के अंदर रेमेडी प्रोवाइड करता है, और 184 सब क्लॉज 3 जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो रेमेडी प्रोवाइड करता है। ये टोटल जो है वो तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चंस हैं ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, जिसमें सारा सिलेबस भी हम कवर करेंगे और इजीएस्ट वे में करेंगे, नोट्स की फॉर्म में करेंगे, लेक्चर A to Z मिलेंगे, नोट्स A to Z मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।